गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि आखिर इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस क्यों करा गया है अपने कोस्टिंग में। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कोस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आखिर अपने इस बुक के अंदर इस चैप्टर को क्या इंक्लूड करा गया है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि आपको नाम से क्लियर है, यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक करा जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इसका मतलब है जैसे कि जो भी आप मनी डोनेट करते हो, आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि अगर आप कोई भी मनी डोनेशन करते हो किसी भी एनजीओ के अंदर, तो ये आपको हमेशा डर रहता होगा कि यार आपने 1000 रुपये डोनेट करे किसी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या वो 1000 रुपये सही काम के लिए यूज़ होंगे, या फिर हो सकता है कि वो जिसको आपने डोनेट करे वो खुद अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर ले। तो ये डर आपको हमेशा रहता होगा, इसलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी परफॉर्मेंस मेजर्स होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे ये अपन सबसे पहले इसको समझेंगे। सबसे पहले अपने पास टॉपिक आएगा, यहाँ हम देख सकते हैं पेज नंबर 10.2 पर। ठीक है, इसमें अपन को पढ़ना है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो अपन को देखना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं। उसके बाद अपन को देखना है उसका वे आउट, यानी कि जो जो चैलेंजेस है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि अपन को देखना है जो मनी डोनेट करा है कि वो वाकई में सही प्लेस पर गया है या नहीं गया है, तो उसके लिए ये चैलेंजेस है। उसका वे आउट अपन देखेंगे, वे आउट यानी कि सॉल्यूशन कैसे चेक कर सकते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट। उसके लिए 3 मॉडल्स बता रखे हैं, VFM फ्रेमवर्क, वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क, अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड, अदर मेजर्स बता रखे हैं। ये टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये टॉपिक, ये पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है, 4 पेज का चैप्टर है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में इसमें आता है। ठीक है, यानी कि आप मान सकते हो कि MCQ आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो कम पढ़ के भी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स से अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका काम क्या होता है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करना, यानी कि वेलफेयर करना, सोशल, एनवायरमेंटल एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता वेल्थ क्रिएशन, उनका मेन काम होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा हो। ठीक है, वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि वेल्थ क्रिएशन हो शेयर होल्डर्स का, उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ठीक है, अगर आप मनी डोनेट कर रहे हो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेल्थ क्रिएशन कर रहे हो शेयर होल्डर्स की। ठीक है, और सिंस द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट नहीं कमाना, हैज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस अमंग द स्टेक होल्डर्स, अगर कोई सरप्लस बचता भी है तो वह जाएगा कॉर्पस में, यानी कि ट्रस्ट में जाएगा, यानी कि शेयर कैपिटल आप इसको यूँ समझ सकते हो, उसमें इकट्ठा होगा। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा था। उसके बाद अपन पढ़ते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक है, इसमें बता रखा है जैसे कि एक फिड्यूशियरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि आप देख सकते हो पेरेंट्स चिल्ड्रन में होता है, अगर पेरेंट्स बच्चे को दे रहे हैं 100 रुपये, ये बोल के कि इससे पढ़ाई का सामान प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए यूज़ करना, अब चिल्ड्रन की भी यही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको उसी काम के लिए यूज़ करें। ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है, अगर लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि 1000 रुपये एज अ मोटिव फॉर सोशल वेलफेयर, तो उनका ये काम नहीं होता, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ओनर है उनका ये काम नहीं होता कि वो उस पैसे को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लें। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स डज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एम्प्लॉय। तो इसमें क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काम होगा वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है चैलेंजेस फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड वे आउट।
यानी कि कौन कौन से चैलेंजेस है परफॉर्मेंस मेज़र करने में, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे मेज़र करोगे कि हाँ, क्योंकि सबसे पहला चैलेंज है डिफ़िकल्ट टू क्वांटिफाई द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। यानी कि अगर आप 1000 रुपये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर रहे हो तो आप उसका कैसे करोगे कि 1000 रुपये का वाक्य में उन्होंने, जिनको आपने डोनेट करे, उन्होंने वाक्य में इसका यूज़ करा हो सकता है वो 1000 रुपये इसलिए इकट्ठा कर रहे हो सबसे कि वो एक हॉस्पिटल बिल्ड करें और वो उस हॉस्पिटल को अभी बिल्ड करना चाह रहे हैं, यानी कि अभी वो लैंड खरीदेंगे, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन कराएंगे, तो उसमें तो काफ़ी ईयर्स लग जाएंगे। तो आप उसका एग्जैक्ट ये टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते कब तक उसको बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली आप ऐसे देख सकते हो, अगर आप किसी के एजुकेशन पे कर रहे हो तो उसको कब तक बेनिफिट मिलेगा ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी के एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न ही मिलता है। ठीक है, तो ये आप लाइन अंडरलाइन कर सकते हो। ड्यू टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ बेनिफिट्स, द नेचर ऑफ बेनिफिट कैन बी बिहेवियरल विच कैन ओनली बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन इनिशियली। ठीक है, जैसे कि इसमें बता रखा है फ्री एजुकेशन टू पुअर स्टूडेंट्स, दैन द बेनिफिट्स डिराइव्ड बाय स्टूडेंट्स कैन नॉट बी इजीली क्वांटिफाइड। ठीक है, आप किसी को फ्री में एजुकेशन दे रहे हो तो आप उसका ये नहीं लगा सकते कि उसको इतना बेनिफिट हुआ एग्जैक्ट। ठीक है, क्योंकि उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम में आपको दिखता है। ठीक है, हो सकता है वो बड़े होकर कुछ डॉक्टर बन जाए तब जाके उसका बेनिफिट आपको पता चलेगा। ठीक है, सिमिलरली ऑल द कॉस्ट कांट बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। ठीक है, सारे कॉस्ट को आप मॉनिटरी टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भूखा था, आपने उसको खाना खिला दिया तो उसका अब मनी टर्म्स में इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका सॉल्यूशन क्या है, अब ये चैलेंजेस है मेजरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या दे रखा है, डिस्पाइट इट इज़ बीइंग डिफिकल्ट एंड अटेम्प्ट शैल बी मेड टू ट्रेड ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट बेस्ड अपॉन अपॉर्चुनिटी वैल्यू एंड कॉस्ट। यही इसका सॉल्यूशन है, अपॉर्चुनिटी वैल्यू एंड कॉस्ट। रिलेटिव वैल्यू कैन बी यूज टू असाइन टू कॉस्ट टू इनकर्ड एंड बेनिफिट अर्न्ड। वही आप रिलेटिव वैल्यू देख सकते हो कि ठीक है, अपॉर्चुनिटी वैल्यू वही, अगर उसको ये चीज़ नहीं मिलती तो उसका क्या होता, तो आप एक तरीके से ये देख सकते हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी वैल्यू एंड कॉस्ट इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको आप यूँ चेक कर सकते हो। सेकेंड चैलेंजेस कौन सा है, परफॉर्मेंस एंड कमिटमेंट ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। अब मान लो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका काम भी समाज सेवा करना होता है, गवर्नमेंट का काम भी, स्टेट गवर्नमेंट का काम भी समाज सेवा करना होता है। तो हो सकता है किसी राज्य में, किसी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट ही इतना अच्छा सा कर रही हो कि फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रही हो, तो वहाँ NGO की ज़रूरत नहीं हो। किसी जगह पे गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो वहाँ NGO अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोनों मिलके करेंगे तो हो सकता है बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाए। उसके बाद दे रखा है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है एक जना पैसा नहीं दे रहा है, बहुत सारे लोग मिलकर देते हैं। ठीक है, बड़े लेवल पे आप देखोगे जो टॉप लेवल देते हैं वो करोड़ों पैसे डोनेट करते हैं। जैसे कि 5 लोगों ने 1-1 करोड़ डोनेट करा, तो अब कोई बोलेगा कि हमको एजुकेशन में करना चाहिए, कोई बोलेगा हमें हायर एजुकेशन, कोई बोलेगा छोटे बच्चों की एजुकेशन पे हमको वर्क करना चाहिए। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, प्रायोरिटाइजेशन अमंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। जो भी आपको लगता है, जो भी इम्पोर्टेंस पहले ज़रूरी है उस पर आपको पैसा मतलब काम करना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा चैलेंजेस है। उसके बाद तीसरा चैलेंजेस क्या आता है, मेजरिंग द यूटिलिटी ऑफ फंड्स। यानी कि आपने 1000 रुपये डोनेट करे तो एक्चुअल में उसको कितना सेटिस्फेक्शन अचीव हुआ है, इसको आप कैसे मेजर करोगे। तो उसके लिए कुछ मॉडल्स दे रखे हैं, वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क एंड अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, तो इसमें यही बता रखा है, जैसे कि आप कई बार क्या होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो उसमें ज़्यादा पैसा भी खर्च हो जाता है, जितना रिसीव हुआ उससे ज़्यादा भी हो जाता है कई बार। और कई बार क्या होता है, यानी कि आप यूँ समझ सकते हो, अगर कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर वो जितना उनको नीड थी उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं, जैसे कि 1000 रुपये हमने डोनेट करे, अब उसको पूरा कई बार 1000 रुपये भी ऑर्गेनाइजेशन खर्च कर देता है, तो उससे क्या होता है
कई बार वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता यार, ये काम तो 800 रुपये में भी हो सकता था, इसके लिए फालतू उन्होंने 1000 रुपये खर्च करे। और कई बार क्या होता है, वो पूरा जो फंड्स होता है वो उसको खर्च नहीं करते क्योंकि उनके पास कमी होती है, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो कि जैसे कि टारगेट तो इनका बहुत अच्छा था, यूँ पढ़ सकते हो, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सम वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। दे में इवन नॉट बी एबल टू फुलफिल टारगेट्स ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ फंड्स। कई बार पैसे की कमी होती है तो वो इसलिए अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते, कई बार वो ज़्यादा खर्च कर देते हैं फिर भी टारगेट अचीव नहीं हो पाता है। तो इसमें बता रखा है कि कैसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेज़र करें, कैसे यूटिलिटी को मेज़र करें। उसके लिए आपको यहाँ दे रखे मॉडल्स दे रखे फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस। सबसे पहले आता है वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि इससे 99% एक MCQ तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। सबसे पहले वैल्यू फॉर मनी में इसमें 5 पॉइंट दे रखे हैं। एक होता है इफेक्टिवनेस, एक होता है एफिशिएंसी, एक होता है इकोनॉमी, एक होता है इक्विटी और एक होता है एथिक्स। तो इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है, जो भी पैसा है उसको आप स्पेंड वाइसली करो, यानी कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिजायर्ड इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आप जितना भी पैसा खर्च कर रहे हो तो उससे आपका क्या मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, कितना पैसा खर्च करने से आपका मिशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहा है। जैसे कि 1000 रुपये ऑर्गेनाइजेशन के पास है तो 500 रुपये खर्च करने से भी अगर मिशन पूरा हो रहा है तो 500 रुपये ही खर्च करो, फालतू ऐसा नहीं कि 1000 रुपये मिले तो 1000 ही खर्च करने हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस, स्पेंड वाइसली। इसको एक आउटपुट मेजर होता है और ये गोल अप्रोच होता है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। उसके बाद आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है स्पेंड वेल, अ लिंक बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट फैक्टर एज अ प्रोसेस अप्रोच, वेदर द रिसोर्सेज एंड फंड्स अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, यानी कि क्या करो, मैक्सिमम आउटपुट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड विथ मिनिमम आउटपुट। इसमें दे रखा है आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करो, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब होता है स्पेंड लेस। इनपुट मेजर है, इसको बोलते हैं रिसोर्स अप्रोच। ये चीज़ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, ठीक है। मेन जो इसका मीनिंग है वो एक स्पेंड लेस, कम खर्चा करो, वेदर द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इनपुट्स आर अवेलेबल एट द लोएस्ट कॉस्ट। अब आप इसको यूँ समझो, कोई चीज़ अगर आप खरीदते 10 रुपये का सामान, जैसे 10 रुपये के चिप्स आप नॉर्मली जाके कहीं बाज़ार से खरीदते हो एक पर्टिकुलर शॉप से जहाँ आपको डिस्काउंट में मिल जाता है, 8 रुपये में ही वो मिल जाता है चिप्स का पैकेट। वहीं सेम अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का पैसा ले रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10 रुपये के चिप्स ला रहे हो, तब आप नॉर्मल हर किसी दुकान से ले रहे हो जहाँ कोई डिस्काउंट नहीं मिलता हो, तो आप इकोनॉमी का ध्यान नहीं रख रहे हो, यानी कि आप अपने लिए खर्चा करते हो। तो आप 10 का सामान 8 में ही ला रहे थे, डिस्काउंटेड वाली दुकान से ला रहे थे, पर आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फालतू ही, क्योंकि आपका पैसा तो है नहीं, तो आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी पैसा है उसको अनदेखी से खर्चा कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है स्पेंड फेयरली, ठीक है। वही अगर आपका टारगेट है 100 चिल्ड्रन को एजुकेट करना, तो ऐसा नहीं कि आप उसको टारगेट रखो कि हर बच्चे पर इतना एवरेज खर्चा होगा एजुकेशन पर, तो ऐसा नहीं कि आपने 10 स्टूडेंट पर ही सारा पैसा खर्च कर दिया फिर बोल दो कि 90 स्टूडेंट के लिए तो कोई पैसा ही नहीं बचा। उसके बाद आता है एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है स्पेंड प्रॉपरली। इसका क्या मतलब है, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स होने चाहिए कि कौन सा पैसा मतलब कितना होगा, उसका एक बजट होना चाहिए, उस हिसाब से आप अचीव कर सकते हो। और राइट प्रोडक्ट आप दो, ठीक है, यानी कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है उनमें राइट चीज़ें प्रोवाइड करो। जैसे कि आप एजुकेशन में करते हो तो आप एजुकेशन रिलेटेड बुक्स उनको फ्री में प्रोवाइड करो। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है तो हर कुछ ही तंबाकू, वाइन वगैरह उन सब पर पैसा खर्च कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपके 5 एलिमेंट्स, इट इज़ वर्थ टू note that 5 elements to ensure the value for money framework works properly need to be taken care of। 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटकम एंड इम्पैक्ट। इनपुट तो यही हो गया आप कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ रहे हो, प्रोसेस हो गया आप राइट जनों से खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे हो, आउटपुट होता है एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल में आपने क्या करा है, आउटकम आपका रिजल्ट होता है, उससे इम्पैक्ट क्या उसका इम्पैक्ट रहा, जैसे कि सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट रहा, ये आप कर रहे हो जो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है
अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहो वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क का, तो मैं आपको नोट्स में से बता देता हूँ। ये चीज़ें आप नोट्स में से लिख सकते हो, जो मैंने समझाई उसी को इस नोट्स में लिख रखा है, ठीक है। पर मैं यही आपको एडवाइस करूँगा बुक में से आप रीड करना, क्योंकि हर एक लाइन हर एक MCQ बुक में से ही बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड बाय कैप्लन। तो इसको दिया था अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड, किसने दिया था? कैप्लन ने दिया था। इसमें क्या दे रखा है? व्हाट मेक्स, ये MCQ में आ सकता है, व्हाट मेक्स अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड डिफरेंट फ्रॉम बैलेंस स्कोर कार्ड? इट इज़ द अजम्पशन ऑफ अ फ्रेमवर्क एंड द प्रीमाइसेस ऑफ ईच पर्सपेक्टिव। द मेन अजम्पशन क्या है? इज दैट is the mission statement is a central point to attain rather profit। वही है, बैलेंस स्कोर कार्ड में अपन दोनों चीज़ें इवेल्युएट करते थे, और इसमें क्या है? इट इज़ द अजम्पशन ऑफ अ फ्रेमवर्क एंड द प्रीमाइस ऑफ ईच पर्सपेक्टिव। यहाँ 4 पर्सपेक्टिव दे रखे हैं, जैसे कि अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड में अपन 4 पर्सपेक्टिव देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं पर्सपेक्टिव? कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव, इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। यानी कि जो भी अपन खर्चा कर रहे हैं तो उससे कस्टमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, यानी कि जो जना डोनेशन दे रहा है उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला। क्योंकि अगर उसको आप बताओगे कि आपने यहाँ पैसा खर्च करा प्रॉपर, उसको जवाब दोगे, तो ही वो अगली बार डोनेशन करेगा, उससे मार्केट ग्रोथ होगा और उससे अदर लोग भी जोड़ेंगे। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव यानी कि अगर आप सही तरीके से फंड का यूटिलाइज़ करोगे तो अगली बार आप फंड रेज कर सकते हो आप, क्योंकि जिससे भी आप फंड रेज करोगे आप उसको जवाब दे सकते हो कि आपने फ़ंड का यहाँ यूज़ करा। फंड ग्रोथ, फंड डिस्ट्रीब्यूशन आपने किस तरीके से करा। आपके पास 10,000 करोड़ थे नॉन ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर आपके पास पूरा क्लियर आंसर है, आप प्रूव कर सकते हो कि ये पैसा इधर खर्च हुआ, तो अगली बार और जो है आपको फंड रेज करने में हेल्प करेंगे। इंटरनल पर्सपेक्टिव क्या होता है? वही आपका इंटरनल एफिशिएंसी कितना है, यानी कि एम्प्लॉयज़ कितना एफिशिएंट वर्क करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो उस जो डोनेशन आ रहा है उससे अपना खर्चा निकाल रहे हैं। वॉलंटियर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी, आप क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, द कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट टू एनवायरनमेंट एंड इनोवेटिव चेंजेस। कोरोना के टाइम पे भी नॉन प्रॉफिट और ऑर्गेनाइजेशन में काम करना बंद कर दिया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप अडेप्टेबल होने चाहिए एनवायरमेंटल चेंजेस से, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है अदर मेजर्स। ये मैं आपको बता दूं, ये अपन 4 पढ़ रहे हैं, इसमें से अपन मॉडल 2 पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ रहे हैं तीसरा मॉडल अदर मेजर्स का। अदर परफॉर्मेंस मेजर्स में क्या आता है? वही क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मिशन को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एबिलिटी टू रेज फंड्स टू मीट ऑब्जेक्टिव्स, अगर NPO अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएगा तभी उसको रेज फंड्स करने में हेल्पफुल रहेगा। ट्रांसपेरेंट एंड पीरियडिक ऑडिट आपके पास होगा तो अच्छा है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बेनिफिट ऑफ एक्टिविटीज़, जो आपने खर्चा करा उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की क्या हुआ उसको प्रूव करके बताओ तो अगली बार और जाने देंगे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रोसेस, कैसे आप इसका परफॉर्म कर सकते हो, मतलब मेजर कैसे कर सकते हो परफॉर्मेंस को। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो आपके ऑब्जेक्टिव्स और मिशन क्या थे, उसके बाद क्या करो उसको ब्रोक डाउन करो, स्ट्रेटजी में बनाओ। यही था आपका 10,000 बच्चों को आपको फ्री में एजुकेशन देना। आप कैसे एजुकेशन दोगे उसके लिए स्ट्रेटजी बनाओ। यही 4 पॉइंट थे, स्टेक होल्डर, फाइनेंशियल, इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। अडॉप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड का यूज़ करो, ठीक है, और जो एक्चुअल आउटकम आएगा फिर उसको मेज़र करो, एकदम एनालिसिस करो जो भी आउटकम आया पीरियडिक बेसिस पे, ताकि आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा, ठीक है। अब इसमें आपको एक केस स्टडी दे रखी है जो कि बहुत ही काम की है। कई बार ये बच्चों को ये समझ में नहीं आती है केस स्टडी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन केस स्टडी पढ़ते हैं। ABC हेल्थ केयर क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है डेट प्रोवाइड्स मेडिकल सर्विसेज टू द अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। एक कंपनी क्या करती है? फ्री में मेडिकल सर्विसेज देती है, ठीक है।
फ्री में तो नहीं देती, इधर लिख रहा है कि नॉन प्रॉफिट, ठीक है, बिना प्रॉफिट के लिए वो मेडिकल सर्विसेज देती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल हो चुके हैं और वो सक्सेसफुल भी हो गए टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट हेल्थ केयर। एबीसी हेल्थ केयर प्लेसेस ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन वैल्यू फॉर मनी विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट डिलीवरी। वो मतलब उन्होंने सक्सेस हो गए ये बता रहे हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू फॉर मनी कंसेप्ट का है। वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क में अपन ने 5 चीज़ें पढ़ी थी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इक्विटी, एथिक्स। बस ये उससे रिलेटेड ही आएगी केस स्टडी। पहला पॉइंट क्या लिख रखा है, इम्प्लीमेंटेड अ कोस्ट इफेक्टिव मॉडल फॉर हेल्थ केयर डिलीवरी विच अलाउस इट टू कीप द कोस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज लो। इन एडिशन एबीसी नेगोशिएटेड डिस्काउंटेड रेट्स विद द सप्लायर्स फॉर मेडिकल इक्विपमेंट इनेबलिंग टू रिड्यूस ऑपरेशन कोस्ट। यहाँ आप क्या कर रहे हो, मोल भाव कर रहे हो। मोल भाव अपन कौन से में करते थे, यहाँ देखो, ये इसमें देख के बताओ इन 5 में से किस में अपन मोल भाव करते थे। इनपुट अवेलेबल एट लो कॉस्ट, तो ये किसका एग्जांपल है, इकोनॉमी का। पहला वाला किसका एग्जांपल हुआ, इकोनॉमी का। आगे जाके एमसीक्यू में आपसे पूछेंगे। सेकंड क्या है, एबीसी हेल्थ केयर क्रिएटेड अ स्ट्रीमलाइन हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोसेस to reduce wait time and ensure that patients receive prompt and efficient medical attention. Further, ABC introduced a digital record system to reduce paperwork and administration cost. ये आपने क्या करा, स्ट्रीमलाइन करा हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोसेस से। उस आपने 2 चीज़ें रिड्यूस करी, वेट टाइम, और आपने क्या करा ताकि काम जल्दी हो जाए, ठीक है। और आपने डिजिटल रिकॉर्ड भी करा साथ ही। डिजिटल रिकॉर्ड क्यों करा, ताकि आपका एक्सपेंस भी कम हो जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखो ये किसका एग्जांपल हो सकता है। आप क्या कर रहे हो इसमें, रिसोर्सेज जो भी आप प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो। जैसे कि अगर आपके पास ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को कम करने का, अगर आप डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन कर लो तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, एफिशिएंसी का। पहला वाला हो गया था इकोनॉमी का, ये हो गया एफिशिएंसी का एग्जांपल हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट किसका एग्जांपल है, एबीसी हेल्थ केयर अपॉइंटेड अ टीम ऑफ हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड एंश्योरिंग दैट पेशेंट्स रिसीव क्वालिटी मेडिकल केयर। यानी कि आप क्या कर रहे हो, अच्छे जनों को अपॉइंट कर रहे हो ताकि अच्छी सर्विसेज मिले। ऑल्सो एंगेज इन वेरियस हेल्थ केयर प्रोग्राम्स टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ डिसीजेस। तो यहाँ क्या कर रहे हो, एक तो आप, ठीक है, उसके आगे अपन पढ़ते हैं। रिसेंटली एबीसी हैज एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स इनेबलिंग इट टू स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज टू पेशेंट्स विद कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशंस। यानी कि आपने एग्रीमेंट भी कर लिया ताकि आप कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशंस में भी इलाज कर सको। ये सब अपन एक साथ देखेंगे एमसीक्यू में कौन सा किसका है, ठीक है। एबीसी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप, ठीक है, यहाँ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करिए। उसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एबीसी हेल्थ केयर ऑपरेट्स विद हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स एंश्योरिंग दैट पेशेंट प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड। उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। तो हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स यानी कि ये तो हो गया एथिक्स, यानी कि अब ये तो सेम पॉइंट आपको पता चल रहा है, ये एथिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। ये वाला क्या है, प्रोवाइड्स मेडिकल सर्विसेज टू ऑल पेशेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, अंडर सर्व पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज़, उनको भी सर्व कर रहे हो, यानी कि अपनी फैसिलिटी सभी को दे रहे हो। तो ये आपका इफ़ेक्टिवनेस हो सकता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपना मिशन है आपका कि सारे लोगों को, सारे पेशेंट इसका फ़ायदा उठा पाएँ। पहला एमसीक्यू क्या है, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन एफिशिएंसी मेजर इन एबीसी हेल्थ केयर। सबसे पहले तो समझो एफिशिएंसी का मतलब क्या है। एफिशिएंसी का मतलब होता है आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो। किस में कर रहे थे, यहाँ तो कुछ था नहीं कि ऑल पेशेंट को सर्विस दे रहे हो, इसमें तो कुछ रिसोर्स है ही नहीं। ये तो इथिक्स का हिसाब पता चल रहा है, ठीक है। किसका एग्जांपल देखना था, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि आपके रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं। कहाँ आपके रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे थे, तो ये तो आपका यहाँ था। एक तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को कम कर दिया, ठीक है। ये एफिशिएंसी का एग्जांपल अपन ने यहाँ मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन है डिजिटल करने का, उससे आपके कॉस्ट कम हो रहा है, वेट टाइम कम हो रहा है, तो ये आपका एफिशिएंसी है। यानी कि आप अपना रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू क्या है, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। इकोनॉमी एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, इकोनॉमी का मतलब तो होता है इनपुट अवेलेबल एट लो कॉस्ट,
और एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, एक तो ये हो जाएगा डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम। क्यों, क्योंकि आप इससे आपका क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो रहा है, यानी कि आपके पास इनपुट अवेलेबल एट लो कॉस्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका एक तो इकोनॉमी हो रहा है, यानी कि इनपुट अवेलेबल एट लो कॉस्ट, और एक आपका एफिशिएंसी, रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज। आप देख सकते हो आप रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज भी कर रहे हो और एफिशिएंसी भी हो रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी ये हाईली क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है, ये कुछ होगा नहीं, ठीक है। इनमें से प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज, ये तो आपका इफेक्टिवनेस हो जाएगा, आप सबको दे रहे हो। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस, कौन सा इफेक्टिवनेस क्या होता है, आप अपना मिशन को फुलफ़िल कर पा रहे हो। आपका मिशन क्या था, स्पेशलाइजिंग इन कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन, स्ट्रीमलाइनिंग हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोसेस। इधर अपन देखते हैं कि नॉट रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस, यानी कि कौन सा मिशन से रिलेटेड नहीं है। ये तो आपका मिशन है कि आप कम करो डिजीज़ को प्रोग्राम चला के, ये भी आपका मिशन है। हाईली क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी आप अपॉइंट करो ताकि सबको, ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट मिल पाए, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रीमलाइनिंग हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोसेस, ये आपका इफेक्टिवनेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रीमलाइनिंग तो ये था आपका इकोनॉमी का प्रोसेस, इनपुट अवेलेबल एट लो कॉस्ट। और इफेक्टिवनेस क्या होता है, आप अपना मिशन, इफेक्टिवनेस में मिशन की बात होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। तो ये आपको पता चलना चाहिए कौन सा क्या बोलते हैं। विच ऑफ अ फॉलोइंग मेजर एज ABC हेल्थ केयर इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर इकोनॉमी यानी कि इनपुट अवेलेबल एट लो कॉस्ट, कौन सा या नेगोशिएटेड, आप नेगोशिएशन कर रहे हो ताकि आपको कम भाव में मिल जाए, ऑप्शन बी। हाउ एज ABC हेल्थ केयर इस्टेब्लिश्ड अंडर एथिक्स, एथिक्स का क्या मतलब होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहे हो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को चालू रहने दो और साथ ही साथ ये टेबल बनाओ, वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क। आपने देख लिया होगा, सबसे पहले अगर आपको ये टेबल याद नहीं होगी तो एक भी MCQ आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो ये टेबल बनाओ, खुद से बनाओ, वीडियो को चलने दो, ठीक है, या आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, ये अपना इसमें अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड भी आप लिख सकते हो। ये दोनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ पर्पज़ से, ठीक है। और जो चैप्टर के बीच में लाइनें मैंने मार्क कराई थी वो आपको भी मार्क करनी है, वीडियो के साथ साथ ही मार्क करनी है, ठीक है। कई लाइनें मैंने आपको मार्क कराई थी, यहाँ आप देख सकते हो, और जो मैंने लिखा है वो आपको भी लिखना है। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ये पूरा चैप्टर थ्योरी चैप्टर था आप बोल सकते हो, पर केस स्टडी एकदम हार्ड आएगी अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ।